हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आधुनिक भारतीय इतिहास जीएस दृष्टि में आज आपका टॉपिक होगा और पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, कौन कौन सी पुस्तक हैं, उनके लेखक और कला एवं संस्कृति की बात करेंगे और परंपरागत पुरस्कार की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर पे कुछ विशेष चर्चा किया जाएगा। और ये हिस्ट्री का 31वां क्लास होगा और ये लास्ट क्लास है आज का। इसी क्रम में आज जो है इतिहास का जो है समापन होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और टॉपिक वाइज जो वीडियो बना है उसे आप रिवीजन के तौर पे बनाया गया है, इसे आप ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक जो भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी, वो हम लोग आज देखेंगे। पहले हम बात करेंगे अमार सोनार बांग्ला गीत। ये जो है इसकी रचना जो है 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। इसमें बंग भंग आंदोलन के दौरान इसकी रचना की गई। और इसमें जो अमार सोनार बांग्ला गीत है, इसके संगीत की हम बात करें तो गगन हरकारा के गीत यानी कि अमी कोठे पाबो तारे से प्रेरित है। और प्रथम 10 पंक्तियों की बात करें तो वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली इसे। और इसे जो है अंग्रेजी अनुवादक इन्हें माना जाता है सईद अली अहसान को, अमार सोनार बांग्ला गीत के जो अंग्रेजी अनुवादक थे। आगे हम बात करेंगे महात्मा गांधी के की जो है पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो हिंद स्वराज, ये मूलतः गुजराती भाषा में है। ये ब्रिटिश संसद की बाज और वेश्या से तुलना की गई है इसमें, जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है गांधी जी की। और दूसरी पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु, ये इनकी महात्मा गांधी की पुस्तक है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो है लेखक और लेखिका और इनकी पुस्तक कौन सी है। तो पहला है लेखक महात्मा गांधी। इनकी पुस्तक हम बताए, ये देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनकी जो है पुस्तक है। और अगले लेखक हैं चित्तरंजन दास यानी कि CR दास इनका नाम है। इनकी जो है पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, इनकी पुस्तक है। आगे अगले लेखक की हम बात करेंगे DP मिश्र, इनकी जो है लिविंग एन एरा। और अरविंद घोष की पुस्तक है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, इनकी पुस्तक है। भगत सिंह की पुस्तक है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह की पुस्तक है। और लेडी कैथरीन मेयो की जो है पुस्तक है मदर इंडिया। और राम मनोहर लोहिया की जो है पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इनकी पुस्तक है राम मनोहर लोहिया जी की। और अगले लेखक हैं डोमिनिक लापियर, ये इनकी जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, इनकी पुस्तक है। जो डोमिनिक लापियर एंड लैरी कानिन्स है, इनकी पुस्तक थी। और आगे हम बात करेंगे WA फेयर सर्विस, ये जो इनकी पुस्तक है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आगे हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी। और आगे हम अगले लेखक की बात करेंगे अबुल कलाम आज़ाद की जो है पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और बाल गंगाधर तिलक की जो है पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, इनकी पुस्तक है। आगे हैं अगले लेखक लाला लाजपत राय, इनकी जो है पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। आगे हम बात करेंगे अगले लेखक की मनु बहन, इनकी जो है पुस्तक है बापू यानी माई ब्रदर। आगे हम बात करेंगे अगले लेखक की राजा राम मोहन राय की जो है पुस्तक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनकी पुस्तक है। आगे बात करेंगे WW हंटर की पुस्तक है आवर इंडिया मुसलमान्स। आगे हम बात करेंगे वैलेंटाइन्स सीरोल की जो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। आगे हम बात करेंगे अगले लेखक की, तो जो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग देख रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक है ट्रूडर्स स्ट्रगल, इनकी पुस्तक है। और आगे हम बात करेंगे हुइंग टोयो की जो पुस्तक है स्प्रिंग्स टाइगर, जो इनकी पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, महत्वपूर्ण है पुस्तक ये। और आगे हम बात करेंगे माइकल मधुसूदन दत्त की जो पुस्तक है कैप्टिव लेडी। और अगली पुस्तक है सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विग, सरोजनी नायडू की पुस्तक है। आगे हम बात करेंगे सचिंद्रनाथ
सान्याल की जो पुस्तक है बंदी जीवन, और अगले लेखक हैं एम.जी. देवा सहायाम, इनकी जो है पुस्तक का नाम है भारत की दूसरी स्वतंत्रता। आगे हम बात करेंगे जनरल ब्रजमोहन कौल की जो है पुस्तक का नाम है दी अनटोल्ड स्टोरी। आगे अगले लेखक की हम बात करेंगे अरविंद घोष, इनकी जो है पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। आगे अगले लेखक हैं रफ़ीक ज़कारिया, इनकी पुस्तक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं की बात करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं ये हिंदी में इम्पोर्टेंट है, इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, क्रम वाइज दिखाते हैं, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ बद्ध, इनकी जो है महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आगे हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तकें हैं। तो पहला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरा है मेरी कहानी, तीसरा है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनकी जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कला एवं संस्कृति की हम बात करेंगे। तो इसमें जो है कुंभ मेला की हम बात करेंगे पहले। तो जो स्थान है, फिर वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है स्थान, और कौन सा राज्य है, और प्रत्येक वर्ष आयोजन किसका होता है, और प्रत्येक छठे वर्ष जो है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे जो हरिद्वार स्थान है, यहाँ पे जो है गंगा नदी के तट पर जो है उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष जो है मेला का आयोजन होता है। प्रत्येक छठे वर्ष में जो है इसे अर्ध कुंभ मेला कहा जाता है, और जो प्रत्येक 12वें वर्ष में होता है उसे पूर्ण कुंभ यानी कि कुंभ मेला कहा जाता है। ये 2 स्थान पे लगता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। जो प्रयागराज में लगता है ये गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती जो नदी के संगम पर लगता है, और ये उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। और इसमें जो मेला का आयोजन जो होता है जो छठवें वर्ष पे होता है प्रत्येक, उसे अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है, और जो 12वें वर्ष पे होता है उसे पूर्ण कुंभ यानी कि कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा स्थान है आपका उज्जैन में, ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है जो उज्जैन है। ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसमें जो है मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। और इसमें जो प्रत्येक छठवें वर्ष पे जो मेला लगता है उसे अर्ध कुंभ मेला, और प्रत्येक जो 12वें वर्ष पे मेला लगता है उसे पूर्ण कुंभ यानी कि कुंभ मेला कहा जाता है। इसी क्रम में अगले स्थान की हम बात करें तो जो है नासिक में भी लगता है। ये कौन सी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये जो नासिक में मेला लगता है, और इसमें ये नासिक जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसमें भी प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है, और जो प्रत्येक छठे वर्ष जो मेला होता है उसे अर्ध कुंभ मेला, और 12वें वर्ष पे कुंभ मेला यानी कि पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नोट में कुछ पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे। 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाले मेला महाकुंभ कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ, मतलब आप लोग समझ गए, जो अर्ध कुंभ था जो 6 वर्ष पे लग रहा था उसका नाम बदलकर कुंभ कर दिया गया, और जो प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता था उसका नाम कुंभ था, अब इसे महाकुंभ कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का जो मेला लगता है। चलिए इसी क्रम में हम बात करेंगे 4 मठ की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो है आदि शंकराचार्य द्वारा जो मठ की स्थापना हुई थी, और ये 4 स्थानों पर स्थित है। चलिए हम पहले मठ का नाम बताते हैं, फिर वो स्थान बताएंगे कौन से राज्य में है, और दिशा बताएंगे। तो ये देखिए ज्योतिर्मठ यानी कि जोशी मठ इसका उपनाम है। ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड स्थान भी है, उत्तराखंड राज्य भी है, और ये उत्तर दिशा में स्थित है। और आगे हम बात करेंगे अगले मठ की, तो गोवर्धन मठ, ये जो है पुरी यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, पुरी में स्थित है, ये पूरब में है। आगे हम बात करेंगे द्वारका पीठ मठ, अगले मठ की बात है। तो ये द्वारका यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है, ये पश्चिम में है। और आगे हम बात करेंगे अगले मठ की, तो ये सिंगेर श्रद्धा पीठम यानी कि ये सिंगेरी कर्नाटक में स्थित है, ये दक्षिण में है। ये दिशा की बात हो रही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 जो है मठ है। आगे हम बात करेंगे कुछ परंपरागत पुरस्कार की, तो क्रम वाइज दिखाते हैं हम आपको। कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है
कौन से क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है फिलीपींस के रोमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित, यानी कि वर्ष 1957 में जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। ये जो है जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो खेल कूद में उत्कृष्ट स्थान लाता है। आगे हम बात करेंगे जो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, मतलब सबसे ऊंचा सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे सर्वोपरि पुरस्कार है। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम, यानी कि पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी, ये पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री। आगे हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे BS नायपाल। आगे बात करेंगे व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला, तो ये चित्रा मृदगल, ये महिला थी। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी साहित्यकार। आगे हम बात करेंगे जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म ये कौन है? मदर इंडिया, ये फिल्म का नाम है। आगे हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसी क्रम में तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये जो भारत रत्न पुरस्कार है, और इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को हुई भारत रत्न पुरस्कार की। और ये प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन हुए थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और C राजगोपालचारी जी और CV रमन, ये जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ये लोग 3 लोग हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य। तो पहले हम बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 है। तो क्रम वाइज हम लोग देखते हैं, और इसी क्रम में चलिए तो 8 हम क्रम वाइज बताते हैं। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, और अगला है कथकली, और अगला है ओडिसी और मणिपुरी और सत्रिया। ये जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। 8 क्रम वाइज हम आपको दिखा दिए हैं, और हमारी नृत्य से संबंधित वीडियो जो है बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे त्यौहार संबंधित राज्य। तो बिहू जो है, पहले हम बात करेंगे बिहू। तो ये 1 वर्ष में 3 बार होता है जो बिहू जो है राज्य जो त्यौहार है। ये फसल की बुआई के समय जो है रोंगाली यानी कि बोहाग बिहू, और कटाई के समय भोगाली यानी कि मध्य बिहू, और शरद ऋतु के समय काती यानी कि कोगाली बिहू द्वारा की जाती है। आगे हम बात करेंगे पोंगल की। तो जनवरी माह में फसल यानी कि धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है पोंगल। और इसी क्रम में हम आपको बता दिए हैं। चलिए त्यौहार का भी वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा आपको, आप लोग देख लीजिएगा। और मंदिर से संबंधित राज्य की हम बात करें तो ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी क्रम में आप लोग देख रहे हैं कंदरिया महादेव मंदिर और धमेक स्तूप, ये सारनाथ में है। महाबोधि मंदिर और सूर्य मंदिर ये मोढेरा में है, और कैलाश मंदिर एलोरा में है, और विद्या शंकर मंदिर। और आगे हम बात करेंगे राजा रानी मंदिर और भीमेश्वर मंदिर, ये गुड़ीवाड़ा और बृहदीश्वर मंदिर। नोट में कुछ पॉइंट देखेंगे, इंगित बिंदु संबंधित राज्य को प्रदर्शित करते हैं, न कि वास्तविक स्थल को, जो है ये नोट में आप लोग देख सकते हैं। इसी क्रम में नृत्य और लोक नृत्य की हम बात करेंगे संबंधित राज्य, ये भी हमारे वीडियो में इसके लिए अलग से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं।
महत्वपूर्ण स्मारक और संबंधित राज्य ये जो है हम आपको बताते हैं। इंडिया गेट है ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार भी जो है दिल्ली में है। कोहिमा युद्ध स्थल है और आगे देखेंगे हम विक्टोरिया मेमोरियल, यही जो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्मारक है। और चौखंडी है और सांची का स्तूप यानी कि सांची स्तूप है और बीबी का मकबरा है। चार मीनार है, ये हैदराबाद में है। अजंता है और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। तो इसी क्रम में आप लोग देख रहे हैं, नीचे सबसे देखेंगे हम तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। और इसी क्रम में हम विविध में कुछ बात करेंगे। 1857 की क्रांति में जो है मुख्य विद्रोह स्थल यानी कि कौन सा स्थल था और कौन से नेतृत्वकर्ता थे। तो घटनाक्रम की बात करें तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर यानी कि मंगल पांडे ने अपने एजुडेट पर आक्रमण कर उसकी हत्या की थी। और 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और प्रतीक इसका कमल का और फूल व रोटी इसका प्रतीक था। आगे हम बात करेंगे कानपुर नेतृत्व की, तो नाना साहब पेशवा तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे ये। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और अजीमुल्ला खां ये सलाहकार थे। और मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था और फांसी दिलवा दी। और इलाहाबाद नेतृत्व की बात करें तो मौलवी लियाकत अली थे, ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया यहाँ का। और आगे हम बात करेंगे लखनऊ नेतृत्व की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल ये जो है स्थान है। और अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी इन्होंने, बेजरत हजरत महल। और आगे हम बात करेंगे कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार किया था। आगे बात करेंगे झांसी नेतृत्व की, तो रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ की और जन्म इनका जो है वाराणसी में हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा जो थी ये। और डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ और जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की थी ये झांसी की रानी ने। और बरेली नेतृत्व की बात करें तो खान बहादुर और बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। आगे बात करेंगे बिहार नेतृत्व की, तो नेतृत्व यहाँ पे जो है बाबू कुंवर सिंह थे, उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जगदीशपुर में जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। और असम में जो है नेतृत्व की बात करें तो दीवान मनीराम दत्त। और फैज़ाबाद की बात करें तो नेतृत्व इनकी यहाँ पे फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुद्दौला शाह जो है यहाँ के नेतृत्व करते थे। आगे हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, तो महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ का। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में आई थी, तो ये 31 अक्टूबर 1951 को जो है संविधान सभा अस्तित्व में आई थी। जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1957 को नया संविधान जो है जम्मू कश्मीर का लागू हुआ। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक बना तो 15वीं शताब्दी में। जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर का चौमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए कहा जाता है तो स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कश्मीर का नया कश्यप श्री के नाम पर जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पांडुचेरी की तरफ विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित हुआ और अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35A निर्देशित कर दिया गया। और परीक्षा दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के आधार पर हुआ ये भारत का विभाजन। और 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला है, तो ये तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। और हम बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट डेट है, आप लोग देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। और आगे हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और श्रीनगर शहर की
स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। और आगे हम बात करेंगे अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबाइलियों पर का हमला हुआ था और इसमें शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। और आगे हम बात करेंगे जैन उल आबिदीन, ये कश्मीर का शासक था। का शासनकाल कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त थी, तो ये अनुच्छेद 370 के तहत 370 के तहत जो है जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त थी। आगे हम बात करेंगे लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगी। ये एक सदनीय विधायिका यानी कि विधानसभा। और आगे हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, यानी कि जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़कर 107 से जो है 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है, ये होगी, जिसमें से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी। कितनी सीटें? तो ये 24 सीटें रखी जाएंगी रिक्त। आगे हम बात करेंगे उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, यानी कि यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा। कितने सदस्यों को? तो 2 सदस्यों को। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होगी? तो 10% से अधिक नहीं होगी। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान, यानी कि जम्मू और कश्मीर पर लागू जो है जो जारी संविधान आदेश 1954 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति ने ये आदेश दिया था, तो किसके अंतर्गत दिया था? तो भारत के अनुच्छेद 370(1) यानी कि 370(1)D के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति ने ये आदेश दिया था। तो इसी क्रम में आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और हिस्ट्री का भी पूरा वीडियो जो है यहाँ पे क्लास आज का समाप्त होता है। चलिए फ्रेंड, तो हम आशा करते होंगे आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो जो भी पॉइंट है आप लोग को क्रम वाइज बताया गया है और पूरा जो है चित्रात्मक प्रस्तुति के द्वारा जीएस दृष्टि में जो समसामयिक घटना चक्र है भारतीय इतिहास में, ये पूरा आपका 31 यानी कि 31 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराया गया है। और छोटा छोटा टॉपिक इस वजह से बताया गया है आप लोगों को कि आप लोग सिंगल टॉपिक जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं बाकी हम लोग किसी अलग सब्जेक्ट में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा।